आपके विधानसभा क्षेत्र में और बाहर के विधानसभा क्षेत्रों में इतनी लोकप्रियता आपकी, तो इसका क्या राज है कि इतनी अच्छी लोकप्रियता है आपकी? इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है लोगों की, तो आप उसको कैसे मेंटेन करते हो और उनकी कैसे देख रेख करते हो कि उनकी हर एक समस्या का समाधान किया जाए? 45 से ज़्यादा विवाद मैंने सुलझे हैं, जिनके लोगों के 20-20 साल से 30-30 साल से पुराने जो विवाद थे, वो आपस में केस मुकदमे थे, लड़ाई झगड़े थे, और उनको भी बिठाकर और उनको समझा, इसके बाद में उनको निपटारा करने का काम किया। दूसरा, आपके पहले चुनाव आपके कांग्रेस पार्टी से हुए, तो उसकी हार की क्या वजह रही होगी? कि हार के कई कारण होते हैं, एक कारण हम उसके लिए नहीं गिन सकते। लोगों के लिए खड़े होते हैं, लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, तो एक ना एक दिन ये जनता आपको आशीर्वाद जरूर दे। तो आपका बीजेपी में कैसे आना हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लोगों का आपने विश्वास कैसे जीता कि जनता ने आपको 43,000 वोटों से, शायद काफी बड़ी जीत है यहाँ की। तेरा की राजनीति विधानसभा में 2 परिवारों का वर्चस्व स्थापित रहा है, तो उस जोड़ी को आपने कैसे तोड़ा? एक खंडेला में इतना बजट पास होता है, तो मुख्यमंत्री जी से क्या ऐसी बातचीत होती है कि इतना बजट आप जनता के लिए लेके आ रहे हो? हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और पानी भूजल स्तर यहाँ पे बहुत नीचे चला गया, और अब हम जब अमूमन तौर पर 10 ट्यूबवेल कराते हैं, तो उनमें से 6 या 7 तो सूखी निकल जाती है। तो अभी चेयरमैन के चुनाव होने हैं खंडेला में, तो ऐसे क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बीजेपी का चेयरमैन आए? आपने खुद यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ के चेयरमैन खुद एसीबी में ट्रैप होके और जेल जा चुके हैं। आपको सत्ता में आए हुए 18 महीना हो गया, तो अभी ऐसा कि आपने कुछ गलतियां नहीं करी, या फिर विपक्ष इतना कमजोर है कि आप फिर उंगलियां नहीं उठा पा रहा? विधानसभा के चुनाव में एक चेहरा काफी उछला था, काफी पॉपुलरिटी भी ली है, काफी न्यूज चैनलों पर भी आए हैं। एक चर्चित चेहरा था रविंदर सिंह भाटी जी, जो पहले बीजेपी में भी शामिल होना चाह रहे थे, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा चेहरा लगता है, तो आपका उस पर क्या व्यू है, क्या राय है? एक बीजेपी पर आरोप है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक बीजेपी में आजकल चुनावों में सीएम चेहरे को लेकर थोड़ा सा सरफाई जाता है, जैसे अपने राजस्थान में भी पर्ची के माध्यम से श्रवण भजनलाल जी का नाम घोषणा हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। कभी हम आपको भविष्य में सीएम के रूप में देख सकते हैं? तो इस बार क्या बीजेपी लगातार सरकार कायम रखने में सक्षम होगी? आपके आने वाले, अभी विधानसभा में आने वाले जो कार्य हैं, जनता को कौन सी नई सौगात देने वाले हैं, जो कार्य अभी प्रगतिशील है आपके? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सैनी, और आज अपने साथ हैं खंडेला विधानसभा के विधायक जी श्रीमान सुभाष जी मील। इनका जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा है राजनीति में, तो उनके जीवन के बारे में अपन रूबरू होते हैं। सुभाष जी साहब, आपका आप विद्वजू चैनल में हार्दिक स्वागत है। सब एक चीज बताइए कि आपने जो जीवन राजनीति का जो शुरुआत करी, आपने कहाँ से शुरुआत करी है? पहले अपन राजनीति की शुरुआत से अपने आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कॉलेज के टाइम से शुरू किया। जब मैं बीएससी लास्ट ईयर में था, तब मैंने छात्र संघ का श्री कल्याण कॉलेज सीकर से छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसी समय से मैंने राजनीति की शुरुआत की, लगभग 25 साल। 25 साल हो गए आपको, तो आपने छात्र राजनीति से शुरुआत करी, तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया आपके जीवन में कि आपको पॉलिटिक्स की तरफ लेके गए आप? वैसे तो शुरू से ही मेरी इस विषय में रुचि थी, इसलिए मैंने छात्र राजनीति में मेरा रुझान था, क्योंकि हम लोग समूह में रहते थे और काफ़ी छात्रों से मेरा लगाव रहता था। तो जब भी छात्रों के कोई समस्याएं आती थी और तो उनकी समस्याओं को हम समाधान करते थे, तो धीरे धीरे ये करते कि राजनीतिक उसने आकार लिया। आपके विधानसभा क्षेत्र में और बाहर के विधानसभा क्षेत्रों में इतनी लोकप्रियता आपकी, तो इसका क्या राज है कि इतनी अच्छी लोकप्रियता है आपकी? नहीं, मैं वो तो इस चीज़ का तो अंदाज़ा देखो दूसरे लोग ही लगा सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये प्रयास रहा है कि मैं जो भी जब इस फील्ड में मैं हूँ, तो मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, जहाँ तक बन पड़ता है
मेरे चाहे क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो या बाहर का कोई व्यक्ति हो, तो मैं उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास करता हूँ। और लगभग पिछले 15 साल से तो मैं, और कोई मेरा कोई काम नहीं है, मैं सुबह से शाम तक देर रात तक मैं सिर्फ और सिर्फ जन सेवा का काम करता हूँ। लोगों के काम के लिए सुबह से शाम तक मैं दौड़ता हूँ। जैसे आज आपकी जन सुनवाई थी, आज मैं भी सुबह से देख रहा हूँ, लगभग आपके पास 500 लोगों के लगभग आ चुके हैं। आज घर पर आपके निवास स्थान पर भी थी, तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आपकी है लोगों की, तो आप उसको कैसे मेंटेन करते हो और उनकी कैसे देख रेख करते हो कि उनकी हर एक समस्या का समाधान किया जाए? देखिए, वो तो समस्या को पहले समझना होता है। और कई सारे मामले गांव के विकास के होते हैं, कई सारे मामले आपसी विवाद के भी होते हैं, कई बार लोगों का व्यक्तिगत काम भी होता है। उनको अलग अलग तरीके से मैं डील करता हूँ। जो व्यक्तिगत काम होता है उनको मैं अलग तरीके से देख के, और उनके लिए मैं व्यक्तिगत अप्रोच करता हूँ कि भाई इसका कोई पर्सनल काम है तो हम इसको किस तरीके से कराएं। जो सार्वजनिक काम होते हैं, विकास काम होते हैं, उनको मैं लिस्टेड करता हूँ, और जैसे जैसे मैं उसकी प्रायोरिटी तय करके, और जैसे जैसे बजट आता है, उनको इस प्रकार से मैं उन कामों को करता हूँ। और बीच में भी जब मुझे लगता है कि हाँ नहीं, ये काम बहुत अति आवश्यक है, तो मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से, मंत्रियों से या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और उस काम को करवाने का प्रयास करता हूँ। और जब आपसी कोई मनमुटाव का या किसी जमीन संबंधी कोई विवाद आ जाता है कि भाइयों के बीच में या परिवार के लोगों के बीच में या गांव के लोगों के बीच में, तो उसको मैं बड़ी बारीकी से दोनों पक्षों को समझता हूँ। और मेरा पहला प्रयास यही होता है कि मैं उनका समझौता कराऊं। उसके लिए चाहे मुझे खुद का व्यक्तिगत समय कितना भी मुझे उनको देना पड़े, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उनका समाधान की ओर ले जाऊं। और मैं लगभग 45 से ज़्यादा मामले, मैंने इन 1.5 साल के कार्यकाल में 45 से ज़्यादा विवाद मैंने सुलझे हैं, जिनके लोगों के 20-20 साल से 30-30 साल से पुराने जो विवाद थे, आपस में केस मुकदमे थे, लड़ाई झगड़े थे, और उनको भी बिठाकर और उनको समझा, इसके बाद में उनको निपटारा करने का काम किया, उनको एक जगह बैठाने का मैंने काम। बिना निर्विवाद आपने उनको रिजोल्व किया है, ये एक अच्छी उपलब्धि है आपकी। एक दूसरा, आपके पहले चुनाव आपके कांग्रेस पार्टी से हुए, तो उसकी हार की क्या वजह रही होगी कि ऐसा क्या रहा कि उसमें आपको हार मिली? नहीं, उसकी वजह के तो कई हार के कई कारण होते हैं। एक कारण हम उसके लिए नहीं गिन सकते। उस समय मैं नया भी था, और शुरुआत में जब हम तुरंत आते हैं तो जनता कई बार आंकती भी नहीं है। जनता कई बार आप को गंभीरता से भी नहीं लेती है। लेकिन जब आप निरंतरता से लोगों के लिए खड़े होते हैं, लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, तो एक ना एक दिन ये जनता आपको आशीर्वाद जरूर बिल्कुल देती है। तो इसमें बीजेपी में अभी आप जीते हो, 40,000 वोटों से जनता का बहुत अच्छा प्यार मिला है, एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है आपकी। तो आपका बीजेपी में कैसे आना हुआ? नहीं, पार्टी में मैं पहले कांग्रेस में था, और तो बाद में वहाँ से टिकट भी नहीं मिली। और जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेरे कामों को देखकर, क्योंकि हम भी मानते हैं, हम सबको पता है कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है। और इसमें टिकटों के लिए कई बार लोगों को बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन नहीं मिलती। लेकिन जो मेरे पिछले 15 साल का जो मेरा संघर्ष था, जो मेरे काम थे, उसको पार्टी देखकर उन्होंने विचार किया कि एक नौजवान व्यक्ति है, अगर कांग्रेस उसके कामों को या इसकी वर्किंग कैपेसिटी को नहीं परख रही है, तो क्यों ना हम ऐसे नौजवान को मौका दें। और पार्टी ने मुझे मौका दिया, और आज मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ। और जनता ने टिकट देने के बाद मुझे 43,000 वोटों से जिताया, तो इसके लिए जनता का भी मैं पूरा पूरा धन्यवाद। लोगों का आपने विश्वास कैसे जीता कि जनता ने आपको 43,000 वोटों से, शायद काफी बड़ी जीत है यहाँ की, आज तक अभी तक ऐसी कोई जीत हुई नहीं है। देखिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई सामाजिक क्षेत्र हो या आपका व्यावसायिक क्षेत्र हो, निश्चित रूप से अगर आपकी साख लोगों के बीच में बन जाती है, जब आपकी बात पर लोगों का यकीन हो जाता है, तो निश्चित रूप से कोई भी क्षेत्र हो, लोग आपको अपनाते हैं। ये मैंने हर क्षेत्र में देखा है। लेकिन यही वजह रही कि लोगों ने बड़े प्यार से और बड़े स्नेह से मुझे विधानसभा में पहुंचाया, और बड़े बड़े मतों से भेजा। बहुत अच्छा प्यार मिला है आपको। एक दूसरा, खंडेरा की राजनीति विधानसभा में 2 परिवारों का वर्चस्व स्थापित रहा है,
उस जोड़ी को आपने कैसे तोड़ा? उस जोड़ी को देखिए, मैं उस जोड़ी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता की। जनता ने इस बात को महसूस किया कि हाँ, कोई व्यक्ति, कोई नौजवान है जो लोगों के लिए मन से काम करना चाहता है, लोगों के लिए मन से मदद कर रहा है। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जब कोरोना काल आया, जब पहला चुनाव में लूज कर गया था, उसके बाद में कोरोना की बीमारी आई, बहुत बड़ी महामारी, आप सब परिचित हैं उससे। और पूरी दुनिया में इसका एक तरह से खौफ पैदा हो गया। उस समय पे जो हमारे नौजवानों की जो टीम थी, उसने जो पूरे क्षेत्र में बिना मौत की परवाह की, बिना अपने जीवन की परवाह करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद की। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर घूमा, लोगों ने देखा, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग आपको देखते जरूर हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, जरूरतमंदों के लिए क्या काम का। अगर गांव में कोई दो लोगों को आपको जरूरत है, या आपकी सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, या आप उनकी किसी भी तरीके से किसी प्रकार की कोई मदद कर सकते हैं, तो गांव तो इस बात की जरूरत नहीं है, उस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गांव में किसी ऐसा या जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, तो गांव आपको देख रहा है बिल्कुल देखता है। कि कौन व्यक्ति है जो जरूरतमंदों के लिए खड़ा है। और कोरोना में जो हमारी टीम ने जो मेहनत की, वो मेहनत पूरे क्षेत्र ने देखी, आसपास के क्षेत्र ने देखी। और उसके बाद में लोगों को ये लगा कि नहीं, ये व्यक्ति कष्ट में और दुख में लोगों की मदद के लिए बिना किसी बात की परवाह किए खड़ा रह सकता है। और लोग फिर बड़े बहुमत के साथ में जुट गए। इसीलिए लोग आज आपको, जनता इतने बहुत अच्छे तरीके से आपसे प्यार करती है, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी उन तक बहुत अच्छी खासी है। एक आपकी राजनीति में आपकी चुनौतियों का, किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? क्योंकि सबके जीवन में चुनौतियां आती है, तो राजनीति तो काफी टफ चीज भी है, क्योंकि एक छवि बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है राजनीति में। तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा राजनीति में? देखिए, आप जब भी कोई सफर तय करते हैं, जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना। और कई बार ऐसे पड़ाव भी आपके सफर में आते हैं कि आपको ये लगता है कि क्या पता मैं इस सफर को तय कर पाऊंगा नहीं। लेकिन अंततः अगर आप कितनी भी बुरी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर आप मन से और दिल से उस काम को करते हैं, उस सफर पर चलते रहते हैं। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी हार से, एक जो मेरी हार हुई, उससे निराश हुई। मैंने इस बात की कभी परवाह नहीं की। मैंने ये सोचा कि पहले चुनाव में जब मुझे 45,000 वोट मिले, तो मुझे इस बात का एक मन में संतुष्टि हुई कि नहीं, 45,000 लोग मेरे साथ। उसी चीज को लेकर मैं चला। कई सारी चुनौतियां आई, राजनीति में बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन मैं घर की तरफ से बिल्कुल चिंता मुक्त रहता हूँ। मैं परिवार का, मेरे कोई भी काम मेरे जिम्मे नहीं। और हमारी जॉइंट फैमिली है, इसलिए घर के सारे काम का बोझ परिवार पर अलग से रहता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए रहता हूँ। इसीलिए सभी चुनौतियों को मैंने पार किया, और जनता ने भरपूर मेरा सहयोग दिया, भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया। और इस मुकाम तक मैं, जो लक्ष्य हमने तय किया था, उस लक्ष्य तक हम पहुंचे। एक खंडेला में इतना बजट पास होता है, तो मुख्यमंत्री जी से क्या ऐसी बातचीत होती है कि इतना बजट आप जनता के लिए लेके आ रहे हो? देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत मतलब, मैं तो अपने आप को इस बात के लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अभी तक मैंने बजट में जो भी महत्वपूर्ण मांगी, तो बस उसी मांगी थी, वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। और मुख्यमंत्री जी को जो भी काम देता है, वो पूरा करता है। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और पानी भूजल स्तर यहाँ पे बहुत नीचे चला गया। और अब हम जब अमूमन तौर पर 10 ट्यूबवेल कराते हैं, तो उनमें से 6 या 7 तो सूखी बह ही निकल जाती है। हमने गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के पास में इस समस्या को रखा, हमने इस समस्या से अवगत कराया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो यमुना जल समझौता का जो एमओयू होता है, दोनों सरकारों के बीच में एमओयू किया। उसके बाद में अब दोनों राज्यों की टास्क फोर्स बन गई, डीपीआर का काम चल रहा है। और जल्द ही
मुझे उम्मीद है कि इसकी डीपीआर बनेगी और इस विषय पर भी मंथन हो रहा है कि किस प्रकार से हम पानी लाए हैं, या पाइपों से आए, नहर से आए, या किस तरीके से हम लोग स्टोरेज करें। उस पे सारे अधिकारी और ये जो यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद इसको लेकर बहुत संजीदा तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। हमने आपके बार बजट में कहा कि उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि बड़ी योजना है, उसमें समय लगता है। तो हमने कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी के लिए अतिरिक्त पैसे दें। 10 करोड़ रुपए की उन्होंने अलग से हमें बजट दिया है, जो जिसके प्रस्ताव हमने भिजवाया वो जल्दी 2, 4, 5, 10 दिन में सैंक्शन भी हो जाएगा। हम सड़कों की मांग करते हैं, सड़क हमें दी, कॉलेज हमको दिया, अस्पताल हमको दिए, हमारे बस स्टैंड की बहुत बड़ी मांग वर्षों से यहाँ पे खंडेला में थी। तो वो हमको यहाँ पे सौगात दी, जो अच्छा एक विकसित बस स्टैंड यहाँ पे जल्द ही बनेगा। उसका शिलान्यास भी अभी जल्द 2-4 दिन में हम लोग करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी क्षेत्र हो, हम अगर डिमांड करते हैं मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि बजट की मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और उन्हीं के बिहाव पे हम लोग जनता को आश्वस्त करते हैं और वो पैसा आता भी, दिख भी रहा है। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जनता को ये कहूंगा, क्षेत्र के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं आएगी। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और उसमें निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास होंगे। जो अधूरे विकास कार्य वर्षों से यहाँ पे पड़े थे, उनको पूरा करेंगे। ये मैं आपसे, आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूँ। बिल्कुल, जनता इन उम्मीद के साथ में आपके साथ जुड़ी हुई है कि 43,000 वोटों के साथ में आपको विधानसभा तक पहुंचा है। दूसरा, अभी चेयरमैन के चुनाव होने हैं खंडेला में, तो ऐसे क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बीजेपी का चेयरमैन आए? हमारी तो देखिए एक ही रणनीति, मैं किसी भी चीज को जनता के बीच में बड़े खुले मन से, खुली किताब की तरह हम लोग रखते हैं। हमने, जनता भी देख रही है यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, जनता भी देख रही है कि किस तरह से समाधान हो। मैं इस चैनल के माध्यम से एक और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खंडेला प्रॉपर कस्बे में पानी की समस्या का ऐसा समाधान होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो बरसों तक कहीं कोई कमी नहीं आएगी। जो कई सालों से लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं पानी की कमी से, लेकिन उसको निश्चित रूप से बहुत अच्छा मोड़ देके, मैं जनता को यही बात हम लोग जनता के सामने रख रहे हैं। और जो पहले जो भ्रष्टाचार यहाँ पे फैला हुआ था, आपने खुद यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ के चेयरमैन खुद एसीबी में ट्रैप होके और जेल जा चुके हैं। उन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, क्योंकि नगर पालिका एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों को छोटी छोटी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, रोजमर्रा के काम पे लोगों को पड़ते हैं। और वहां से पहला हमने ये किया कि भ्रष्टाचार सबसे पहले खत्म करेंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को पट्टा बनाना है, किसी को और कोई काम है, तो उसके लिए कहीं कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जनता भी इस चीज को देख रही, लोगों के काम धीरे धीरे सुगमता से हो रहे हैं। इस बात के लिए हम जनता से हमने अपील कर रहे हैं कि, और एक रणनीति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक विस्तार भी अब की बार हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो 2 ग्राम पंचायतें अब की बार नगर पालिका में जुड़ी हैं, उससे भी थोड़ा परिदृश्य बदलेगा, और निश्चित रूप से जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड। अच्छा, आपको सत्ता में आए हुए 18 महीना हो गया, तो अभी ऐसा है कि आपने कुछ गलतियां नहीं करी, या फिर विपक्ष इतना कमजोर है कि आप फिर उंगलियां नहीं उठा पा रहा? उसका क्या कारण है? देखिए, मैं विपक्ष के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आदमी काम करता हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता, मैं भी एक साधारण आदमी, बिल्कुल। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मैं जो भी काम करूंगा, मैं, मेरी नीयत खराब नहीं, गलत, हम पूरे मन से गलत नहीं हो सकते और दिल से काम करते हैं। हमारी नीयत में कभी खोट नहीं आएगा। हो सकता है कई बार आप काम करते हैं तो उसमें कई बार चूक भी हो जाती, लेकिन विपक्ष के लोग कई बार ये पूछते हैं, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, ये क्या बदलाव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कामों की तो हम जब 5 साल का हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो काम हम बताएंगे कि हमने क्या क्या काम क्षेत्र के लिए की है।
लेकिन मैं एक बदलाव के लिए अभी आपको बताना चाहता हूँ कि आज खंडेला विधानसभा एक कोई साधारण से साधारण आदमी, एक गरीब से गरीब व्यक्ति या एक आम से आम व्यक्ति, मजदूरी करने वाला, खेती में काम करने वाला, जो राजनीति को चाहे समझता भी ना हो, आज क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर उसको काम पड़ता है तो अपने विधायक का हाथ पकड़ के वो कह सकता है कि मेरा ये काम है और ये आपको करना पड़ेगा। ये बदलाव करने का मैंने काम। मैंने देखा है 2-4 दिन से आपको मेरे कलीग्स ने फ़ोन लगाया, तो मेरे को लगता नहीं इतनी अच्छी खासी जानकारी आपने तुरंत फ़ोन उठाएगा तो उनका नाम बोल के जवाब देना मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक एमएलए पद पर आपको बहुत समय कम मिलता है, इतनी जनता है सबसे जुड़ने का, बहुत कम चांस मिलते हैं, लेकिन जो आपका रेस्पॉन्स आता है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आपका यही रेस्पॉन्स जनता के लिए बरकरार रहें और आगे भी ऐसे ही प्यार मोहब्बत उनसे चलती रहे। एक दूसरा आपकी राजनीति में आप किसको आदर्श मानते हो? देखिए, राजनीति में आदर्श हम मूल्यों को मानते हैं, सिद्धांतों को मानते हैं। आप किसी क्षेत्र में काम करें, आप किसी जगह पर काम करें, लेकिन आपके अंदर काम करने का वो एक तरीका होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, या आप उस तरीके से काम करें जो समाज में ऊंचे मूल्यों को और ऊंचे आदर्शों को स्थापित करे। यही मेरे राजनीति करने का तरीका है, या मेरे इसमें आदर्श रूप से मैं इसी बात को मानता हूँ। एक दूसरा अभी जब अपने विधानसभा के चुनाव में एक चेहरा काफ़ी उछला था, काफ़ी पॉपुलैरिटी भी ली है, काफ़ी न्यूज़ चैनलों पर भी आए हैं। एक चर्चित चेहरा था रविंदर सिंह भाटी जी, जो पहले बीजेपी में भी शामिल होना चाह रहे थे, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा चेहरा लगता है, तो आपका उस पे क्या व्यू है, क्या राय है कि आने वाली राजनीति उनकी कैसी रहेगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाला समय युवाओं का है। जो लोग लोगों के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए खड़े होंगे, जनता के काम को प्राथमिकता देंगे और अपना सब कुछ जनता के लिए झोंकेंगे, वो लोग भविष्य में सफल राजनेता होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजेंद्र जी निर्दलीय रहते हैं, निश्चित रूप से जब जनता साथ देती है तभी कोई व्यक्ति निर्दलीय रूप से जीतता है, और निश्चित रूप से वो लोगों में लोकप्रिय थे, इसलिए जनता उनको जीता। आगे तक पहुंच चाहिए। पहली मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात कब हुई आपकी? मेरी पहली मुलाकात माननीय मोदी जी से जब हम जीत गए थे, उसके बाद में पहली बार मोदी जी जब जयपुर आए हमारे चुनाव के बाद में, और जब पूरे देश के बीजेपी लेवल के अधिकारियों का और डीआईजी लेवल के अधिकारियों का एक सम्मेलन होता है, वो अब की बार जयपुर में हुआ था पिछली बार, उसमें मोदी जी आए थे। दूसरे दिन वो सम्मेलन था और मोदी जी पहले दिन आ गए थे, तो हम सब जो विधायक थे उनसे चर्चा हुई, और सिर्फ मुलाकात नहीं, लगभग 3-4 घंटे की आपस में संवाद हुआ, और उन्होंने हमें जो राजनीति के जो आदर्श होते हैं, या राजनीति में आप क्यों हैं, या राजनीति आपको क्यों करनी चाहिए, वो बातें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमें बताए। तो निश्चित रूप से हमें उनकी बातें बहुत प्रेरणादायी लगी, और हम उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर आज चल रहे हैं, उनके बताए हुए बातों पर को मानकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैसा व्यक्तित्व है उनका? जैसे जनता ने देखा है, एक अच्छा खासा फेस है उनका, प्रवक्ता भी अच्छे खासे हैं। आप फेस टू फेस मिले हो तो कैसा व्यक्तित्व लगा उनका? देखिए, वो बिल्कुल स्पष्ट सोच रखने वाले, देश के प्रति उनका एक उच्च कोटि का समर्पण है, और अपने कार्य के प्रति जो उनका जुनून है। इतने ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति आज एक छोटी से छोटी बात को जानते हैं, धरातल पे क्या घटित होता है, एक कार्यकर्ता की क्या अपेक्षाएं हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि वो पूरे भारत में घूमने गए हैं, और
हर जगह को, भौगोलिक क्षेत्र को बारीकी से जानते हैं, उनकी समस्याओं को बारीकी से जानते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अब की बार जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनी, तो माननीय मोदी जी का एक ये अलग से विजन देखने को मिला कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, जल संकट है, पीने के पानी की समस्या है। और उस संकट को दूर करने के लिए उन्होंने, चाहे राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात हो, चाहे यमुना जल समझौते की बात हो, बहुत सारी परियोजनाओं पर यहाँ पे काम चल रहा है पूरे प्रदेश के लिए। तो वो एक उनकी सोच है, वो इसी कारण उनका व्यक्तित्व इस प्रकार से झलकता है कि उनको देश किन चुनौतियों से सामना कर रहा है उस बात का एक एक व्यक्ति को पता। और इसका ताजा उदाहरण आपने जो देखा, कितनी सटीकता से अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, कि एक कार्रवाई करके और आतंकी ठिकानों को नष्ट करके, जो हम चाहते थे, जो हमारे पॉइंट थे, उन पे सीधा वार करके, और फिर 4 दिन में सारा मामला निपट गया। ये एक उनका स्पष्टता और जो उनकी कर्मठता और उनका विजन इस बात में दिखता है। दूसरा, बीजेपी के कार्यकाल में धारा 370 को हटाया, तो उस धारा 370 हटाने का कुछ बेनिफिट दिख रहा है? क्योंकि आतंकी हमले, तो अभी जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, आतंकी घटनाएं दोबारा से जम्मू कश्मीर में हो रही है। आप अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देखें, तो आज आतंकी घटना में बहुत कमी आ गई, लेकिन अभी भी एक दो घटनाएं कई बार हो जाती है। पुलवामा, लेकिन आप देखिए कि नया भारत किस तरीके से बदल रहा है। पुलवामा का जो अटैक हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसका जवाब दिया अंदर घुस के मारने का काम हमारी भारत की सेनाओं ने किया। बिल्कुल किया। उसमें आप देखते हैं कि हमारी सरकार का क्या जो नेतृत्व रहा। और अब की बात जब दूसरी घटना हुई, उसमें भी घुस के अंदर वार करके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। तो ये आपको दिखता है। अब हम बात करें 370 की, मैं तो ये कह रहा हूं पूरी दुनिया को ये बात देखनी चाहिए। 370 का असर आज ये हुआ कि आज वहां पे लोकल जो नागरिक हैं, वहां के स्थानीय नागरिक जो हैं, आज वो खुलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे। बिल्कुल लगा रहे। आज की घटनाओं से पहले आपने स्थानीय लोगों, और हाँ, ऐसे नहीं है, सैकड़ों हजारों के समूह है पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे। क्यों? क्योंकि 370 खत्म होने के बाद में वहां पे जो रोजगार बढ़ा, जो सरकार ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा किया, और वहां पे टूरिज्म जो एक बना और वहां के लोगों के रोजगार का साधन मिला, तो आज वहां के लोगों को भी इस बात की पीड़ा है। वो इस बात को समझते हैं कि 370 का हमें क्या फायदा मिला। और इसीलिए आज जब ये घटनाक्रम हुआ, पहलगाम का घटनाक्रम हुआ, तो पूरा देश, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, मोदी जी के साथ खड़ा रहा और पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़ा रहा। ये नतीजा है धारा 370। एक बीजेपी पर आरोप है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसको आप किस नजरिए से देखते हो? मेरी बात सुनो, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो विपक्षी लोग हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सामूहिक जो विचारधारा देश की अगर कोई लेके चलती है, तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बातें करने में, आरोप लगाने में, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन सबको साथ लेकर चलने का अगर कोई कहीं दृष्टिकोण दिखता है, तो भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, और माननीय मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, उसका एक ही लक्ष्य है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ मिले, उसके जीवन स्तर में सुधार आए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, मोदी जी खुला कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, किसान, गरीब और युवा।
इसके अलावा हमारे लिए कोई जाति है। और आप देखते हैं कि इनमें सब कुछ आजाद सब, और इन सभी के कल्याण के लिए आज सरकार एक से एक नई योजनाएं ला रही हैं, ताकि एक आम व्यक्ति के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हो और मुख्य धारा पर बड़ी तेजी से आगे। एक बीजेपी में आजकल चुनावों में सीएम चेहरे को लेकर थोड़ा सा सरफाई जाता है। जैसे अपने राजस्थान में भी पर्ची के माध्यम से श्रवण भजनलाल जी का नाम घोषणा हुई। तो आपने कभी सोचा था कि ऐसे पर्ची के माध्यम से भजनलाल जी का ये देखिए, ये पर्ची के माध्यम और ये तो सब कहने की बातें होती है। जब केंद्रीय नेतृत्व होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, वो तय करता है कि किस तरीके से हम नेता को चुने, और उसने सभी जो विधायक दल होता है उसकी सबकी उसमें राय होती है, और एक उसमें भी एक विजन होता है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि नया व्यक्ति आ गया, एकदम से नए व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। आज अगर कोई भी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता है तो उसको ये लगता है कि हाँ, ये मेरा मुख्यमंत्री। कभी हम आपको भविष्य में सीएम के रूप में देख सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बातों पे तो हम भाई चर्चा भी ना करें तो एक उसका कोई औचित्य नहीं है। एक दूसरा, राजस्थान की राजनीति में आपने देखा होगा जैसे 20-30 सालों से कि हर बार सत्ता परिवर्तन होती है, बीजेपी कांग्रेस दो ही पार्टियां मुख्यतः आती हैं। तो इस बार क्या बीजेपी लगातार सरकार कायम रखने में सक्षम होगी? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली जो सरकार है, निश्चित रूप से दोबारा सत्ता में आएगी। जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, मैं समझदार होने के बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ। 25 साल से तो मैं सक्रिय राजनीति में हूं, लेकिन कॉलेज में भी जब हम गए तो हम लोग देखते थे सरकारें कैसे काम करती हैं। ये पहली बार है जब पिछली सरकार में अगर कोई गलत काम हुआ, हमारी सरकार युवाओं से वादा करके आई थी कि हम युवाओं के साथ हुए अन्याय का हिसाब चुकता करेंगे। और ये पहली बार है 2-2, 3-3 साल नौकरी पर लगे हुए आदमी जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, पेपर लीक के द्वारा या नकल करके या अन्य किसी गलत माध्यम से जो नौकरी में गए, आज वो लोग जेल में बंद हैं। ये पहली बार मैंने देखा है, वरना तो आमतौर पर जो नई सरकार आती है पिछले वाले कामों पर लीपापोती करके अपने कामों में आती है। बिल्कुल। आपके आने वाले अभी विधानसभा में आने वाले जो कार्य हैं, जनता को कौन सी नई सौगात देने वाले हैं, जो कार्य अभी प्रगतिशील है आपके? निश्चित रूप से भी देखते जाइए, हम बहुत अच्छी अच्छी सौगातें देंगे हर क्षेत्र के अंदर, जनता को सौगातें देंगे। जब हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो निश्चित रूप से जो आज तक जो काम नहीं हो, ऐतिहासिक काम हमारे विधानसभा में होंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, और निश्चित रूप से एक विकसित खंडेला के रूप में हम इसको आगे लेकर आएंगे, और हमारे विकास का विजन लोगों को दिखेगा कि नहीं, ये एक नया विजन है जो हमारी नई पीढ़ी के लिए, मेरा फोकस विशेष तौर से हमारे नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए है कि उनकी हम कैसे मदद कर सकें, उनके लिए कैसे हम बेहतर संसाधन उपलब्ध कर सकें ताकि वो आगे बढ़ सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। कुछ पंचायतें नीम का थाना को जिला बनाने में प्रयास रहते हैं, उनके साथ में आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, हमारे तो खंडेला के तो देखिए, खंडेला विधानसभा का कोई भी पार्ट हमारे नीम का थाना में शामिल ही नहीं किया गया था, और जब वो लोग चाहते थे, हमने अब आज तो जिला ही नहीं रहा, तो उसकी बात करना भी अब तो कोई उसका कोई निष्कर्ष नहीं। और कभी आपको जीवन में ऐसे डाउनफॉल वाले आए राजनीति में, क्योंकि हर जीवन में सबके आते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिसको बुरे दिन बोलते हैं, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, मेरी ऐसा देखिए, अच्छे और बुरे दिन तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, मैंने अपने अपने जीवन के अनुभव से ये सीखा है
कि अगर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, अगर आपका उद्देश्य सही है, अगर आपका लक्ष्य सही है, अगर आप लोगों के लिए चल रहे हैं, अगर आप लोगों तो नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी इन चीजों से नहीं घबराना चाहिए। हम जो लोगों की सेवा का लक्ष्य लेकर राजनीति में आए हैं, उसको सतत रूप से निरंतर उसको जारी रखेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक दूसरा, आप 10 साल पहले अगर जाना चाहते हैं तो क्या ऐसा परिवर्तन करते, कोई गलती आपकी गलती हुई हो उसको सुधारना चाहते, तो ऐसी कौन सी गलती है कि उसको आप सुधार करते? नहीं, देखो, जीवन में अब गलतियों को तो पता नहीं, अब जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भी हम काम करते हैं, हो सकता है कोई किसी को ये लगे कि नहीं यार ये गलत तरीका है, या कोई, कई बार होता है कि एक काम से एक किसी समय को फायदा मिल जाता है, किसी को ये लगता है कि नहीं यार ये हमारे खिलाफ हो रहा है। तो ऐसा मेरे कहीं कोई मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कोई गलत कदम उठाया गया हो। हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति के साथ में, पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ने का काम किया है, इसलिए ऐसी हमारे मन में कोई विचार नहीं। एक अंतिम सवाल, तो क्या खंडवा विधानसभा की जनता को आपको कोई खास संदेश? खंडेला विधानसभा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज फिर उसको दोहराता कि मैं खंडेला क्षेत्र की जनता के लिए केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, मैं उनके भाई और बेटे की तरह हूँ। वो जब चाहें अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी काम के लिए कहते हैं, उसी प्रकार से जब चाहें वो किसी काम के लिए मुझसे कह सकता है। मैं जो मेरे से भर पड़ेगा, 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेकर हमेशा खंडेला विधानसभा को एक अपना परिवार मानते हुए लोगों की सेवा का काम करूंगा। यही मैं मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूं। उम्मीद करते हैं आप विधानसभा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहें और आगे भी आने वाले चुनावों में हम एक बार आपको दोबारा देखें, और जो आपने जनता को चुनाव में वादे करे थे वो पूरे करें। अब तो क्या ही 18 महीने में आपका क्या रिवीजन होगा, 5 साल बाद में जब आपका कार्यकाल पूरा होगा तो आपसे एक बार फिर हम मिलना चाहेंगे, कि जनता को दिखाना चाहेंगे आपके पूरे जो भी काम किए हैं कि किस तरीके से किए हैं, क्या क्या आपने वादे किए थे, किन किन को आपने पूर्ण किया है और क्या क्या रह गए। उम्मीद करेंगे उनको अब इस कार्यकाल में नहीं कर पाए, कुछ मुसीबतें दिक्कतें आती है, सबके साथ आती है, नहीं हो पाते हैं, उनको हम नेक्स्ट आपके कार्यकाल में ज़रूर पूरा करवाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जितना आपने प्रयास किया है जनता के लिए लगे रहिए, करते रहिए। सुबह से मैं देखा हूँ जितना भीड़ आपके साथ आई है और इतना प्यार मिल रहा है ना, वो आगे भी बरकरार रहे और पब्लिक आपको इससे प्यार करती ही रहे। मतलब 43,000 की वोटों की जीत कोई आसान जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। जनता का जो प्यार मिला है बहुत अच्छा मिला है। आपको भी गजानन जी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आप जो अभी पंचायती राज